स्टूडेंट आप सभी के लिए आज की क्लास काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं वीकली करेंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आप सभी के 3 मार्च से 9 मार्च 2024 के करेंट अफेयर्स है। आप लोग हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि प्रश्न के साथ साथ आप सभी को प्रश्न के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भी लिया गया, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को इन तक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल में कौन पहुंचा है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल में कौन पहुंचा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है और उससे पहले आप सभी को इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं क्योंकि आप सभी को कभी कभी एग्जाम में इंपोर्टेंट पॉइंट से भी आप सभी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कह रहे कि भारतीय शटलर लक्ष्य सेन 8 मार्च 2024 को फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात किया जाए स्टूडेंट आप सभी का किस तिथि को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और इससे पहले इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स इसका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान को पहचानने और सम्मान देने के लिए समर्पित होता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उसी का तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। कह रहा है कि साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का नाम क्या है। कह रहा है कि साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि साहित्य उत्सव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते। कह रहा है कि इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव महोत्सव 11 से 16 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगर आप सभी को स्टूडेंट हमारे क्लास और आप सभी को क्वालिटी अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। करे कि कौन सी राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार श्रेणी पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रचनाकारों को सम्मानित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रीन चैंपियन पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। अगर आप लोग बुक में नोट करें अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट करें तो आप सभी के लिए काफी बेहतर होने वाला है क्योंकि आप सभी के आने वाले हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। और आप लोग हो सके तो आप लोग इंपोर्टेंट पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफी बेहतर होने वाला है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स कह रहे हैं कि राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 8 मार्च 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस उद्घाटन पुरस्कार का उद्देश्य कहानी कहने, सामाजिक परिवर्तन की वकालता, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और साहित्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव का जनन मानना
ग्रेगिग यह सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए रचनात्मक का उपयोग करने के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यतीन भास्कर दुग्गल हो जाएंगे, दुग्गल। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं कि इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स कह रहे हैं कि हरियाणा के यतीन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने क्रमशः दूसरी और तीसरी पुरस्कार जीता है। यहां से देखिए आप सभी के बहुत काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा। मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप सभी के इंपोर्टेंट पॉइंट्स का। अगर आप लोग सिर्फ क्लास को देख रहे हैं तो आप सभी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है जब तक आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट नहीं करते। अगर आप सभी क्लास एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा आप लोग देखिएगा, क्योंकि क्लास काफी इंपोर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला साहित्य कई क्षेत्रों में, ऐसे कई क्षेत्रों में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं स्टूडेंट। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या दिया गया ध्यान दीजिएगा। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 से 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त दिए हैं, यानी कि प्रदान किए। कितने, तो 94 को दिया गया। साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली और संबंध थिएटर कला रूपों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है ना। यानी कि इस क्षेत्र का ये इस पुरस्कार का ये क्षेत्र है कि आखिर किस कार्य को करने के लिए, कौन से कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 7 नंबर कि निकी हेली के बाहर निकलने के बाद 2024 के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रमुख रिपब्लिक उम्मीदवार के रूप में कौन बना है। 7 का जगह सी, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी के इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत और रिपब्लिक उम्मीदवार निकी हेली ने अपने 2024 के राष्ट्रपति अभियान के निलंबित कर दिया है। हेली ने फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रम्प 2024 के रिपब्लिक नामांकन के लिए आखिरी प्रमुख उम्मीदवार बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर यहां पर पूछा जा रहा है कि पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हावड़ा मेट्रो स्टेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो उसका पिक्चर, मैंने आप सभी को सारे चीज का पिक्चर लगाया ताकि आप लोग पिक्चर देखकर भी इस क्वेश्चन को समझ पाए। ठीक है ना। अगर स्टूडेंट आप सभी को क्वालिटी और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप सभी को क्लास कैसा लगता है। ठीक है ना। या जो भी आप सभी को क्लास में कमी लगती है, क्लास अच्छा लगता है, जो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, करिएगा जरूर। अगला इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि नदी के नीचे स्थित हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहरा स्टेशन है, जिसकी सुरंगें जल स्तर से 32 मीटर नीचे तक फैली हुई है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर की पानी के अंदर मेट्रो सुरंग किस नदी के नीचे गुजरती है। तो 9 का जगह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हुगली नदी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हुगली नदी के नीचे गुजरती है।
चलिए अगला प्रश्न है, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या करे ध्यान दीजिएगा। करे कि मेट्रो सुरंग हुगली नदी के नीचे चलती है, जो इसे भारत में किसी भी शक्तिशाली नदी के नीचे पहली परिवहन सुरंग बनाती है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 10 नंबर है कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शहबाज शरीफ हो जाएंगे। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि शहबाज शरीफ 4 मार्च 2024 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूप के लिए शपथ लिया, कितने को, 4 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर की, शहबाज शरीफ किस राजनीतिक दल से संबंधित है। तो ये बात करें आप सभी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN से ये संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट से कि मुस्लिम लीग नवाज ये पार्टी से हो गया, ठीक है ना, ये तो करवाई दिए। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की, नए इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा। तो 12 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जिसे NPSI हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI 2024 में इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली लॉन्च करेगा, कितने में, 2024 में। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 13 नंबर की, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या कह रहा है कि फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बना है। यह संशोधन फ्रांस में गर्भपात की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये बहुत ही अच्छा नियम लगाया गया गर्भपात की अगर बात किया जाए तो, ठीक है ना। हमारे हिसाब से तो अच्छा, आप लोगों के हिसाब से क्या, आप लोग फीडबैक दीजिएगा। 14 नंबर है कि ई किसान उपज निधि पहल का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है। 14 का अच्छा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसानों के भंडारण सरद को आसान बनाने के लिए। इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ई किसान उपज निधि पहल औद्योगिकी की मदद से किसानों के भंडारण व्यवस्था को आसान बनाई जाएगी और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्रदान में सहायता करेगी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। 15 नंबर क्या कह रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है। आप सभी के एग्जाम में थीम से भी प्रश्न पूछता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2024 का विषय लोगों के ये हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की, डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिकता उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 16 का जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना और देश के रक्षा नवाचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला प्रश्न है कि 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया जाने वाला उद्यान उत्सव 2024 क्या है। तो 17 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक शानदार फूल उत्सव हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कह रहे कि उद्यान उत्सव 2024 अमृत उद्यान में भारत का पुष्प उत्सव 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 का राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली के जनता के लिए खुला है। अगला प्रश्न है कि भारत को खसरा और रूबेल चैंपियन पुरस्कार क्यों मिला। 18 का जगह बी, यानी कि खसरा और रूबेल के मामले में कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 19 नंबर की, INS जटायु क्या है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आपसे कमेंट बॉक्स में देना है
कि INS जटायु क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपसे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आज की क्लास स्टूडेंट आपसे को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे।